तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सपेंशन में। तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे कि एपिसोड 11 एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि लिफेन के विला के बाहर आके रुकती है। हम देखते हैं कि कार में से मास्टर फू किंगमिंग और डायरेक्टर जेंग बाहर निकलते हैं। फू किंगमिंग डायरेक्टर जेंग से कह रहा होता है कि डायरेक्टर जेंग, हमें खुद चलकर इस लिफेन से बात करने आने की क्या जरूरत थी। मैंने तो कभी इस लिफेन का नाम तक नहीं सुना। आखिरकार इस लिफेन के पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे कि हमारे सिंगिंग सेट को इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि मैं सिंगिंग सेट का एक सीनियर मेंबर हूँ और इसके बावजूद मुझे किसी का घर का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज ना मैं इस बेकार से मास्टर लिफेन को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। डायरेक्टर जेंग बोल रहा होता है कि वो तो मेरे सुपीरियर्स ने मुझे लिफेन से मिलने आने को कहा है और अगर सुरोंग ने मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की होती ना तो फिर मेरे बेकार से मास्टर जिसका नाम की लिफेन है उससे मिलने कभी नहीं आता। तभी लिन्यू गेट को खोलते हुए कहती है, छूटा नहीं है भीख मंगिए, बाद में आना। फू किंगमिंग कहता है, लड़की हम कोई भीख मंगिए नहीं है, हम यहाँ लिफेन से मिलने आए हैं। लिन्यू कहती है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन शकल से तो तुम मुझे भीख मंगी लग रहे हो। खैर मास्टर अंदर ही है, तुम लोग ना अंदर आ जाओ, हमारे पास छुट्टे नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम भीख मंगियों को खाली पेट तो नहीं जान देंगे। फिर वो दोनों भीख मंगिए डायरेक्टर जेंग और मास्टर फू किंगमिंग विला के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देख लिफेन बोलता है, क्या अब ये महान आदमी अपने घर के अंदर भी आराम नहीं कर सकता। मेरी किस्मत भी कितनी कुत्ती है जो कि हर वक्त इन अभिमानी चिट्टियों को, जो कि न जाने अपने आप को क्या समझते हैं, मेरे सामने अपनी पावर्स को दिखाने आ जाते हैं बिना जाने की उनके सामने जो इंसान खड़ा है ना वो उनके बाप का भी दादा है। फू किंगमिंग लिफेन को देख कहता है, अरे क्या तुम्हारा ही नाम लिफेन है क्या? तुम तो दिखने में ही एक सूखी हुई लकड़ी की तरह दिखते हो और तुम मुंह डोंग वांसू को प्रोटेक्ट करोगे? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मिस वांसू को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो? वहीं डायरेक्टर जेंग भी कह रहा होता है कि मिस्टर ली, मैं लेपर्ड ग्रुप का डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म करने आया हूँ कि हमें लगता है कि आप मिस वांसू को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है, तो हमने आपकी जगह मास्टर फू किंगमिंग को मिस वांसू को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है। हमने आपके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया तो हमें पता चला कि आप वेस्टर्न नोबल स्कूल में प्रिंसिपल हैं और इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप मिस वांसू को प्रोटेक्ट कर सकें। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने आपको काम से क्यों हटाया। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि सुरोंग एकदम ही यूजलेस है, आखिर उसने ऐसे आदमी को मिस वांसू को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों रखा जिससे कि मिस वांसू की कोई परवाही नहीं। लिफेन बोलता है, ठीक है मैंने सुन लिया, अब यहाँ से दफा हो जाओ। डायरेक्टर जेंग चिल्लाते हुए बोलता है, लिफेन तुम्हें पता भी है आखिरकार मैं कौन हूँ? सुरोंग की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझसे इस तरह से बात कर सके, तो फिर भला तुम कौन होते हो जो कि मुझसे इस तरह से बात करे? लिफेन बोलता है, ओह अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस तरह से बात नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ना मेरे जूतों के भी बराबर नहीं हो। और हाँ, अगर तुम्हें पता होता ना कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे इस तरह से बात करना तो छोड़ो, तुम मेरे सामने खड़े रहने तक की हिम्मत नहीं करते। तभी फू किंगमिंग लिफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि कमीना, आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? तुम हम इंसानों के बीच में खुद को एक गॉड समझते हो? तुम्हारी ये हिम्मत, आज मैं तुम्हें इस चीज के लिए एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये देख लिन्यू चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? वही डायरेक्टर जेंग सोच रहा होता है कि अगर मास्टर फू किंगमिंग ने लिफेन को यहाँ मार डाला ना तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी और इस समय डायरेक्टर की पोजीशन पर खतरा आ सकता है। इतना सोच वो चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ मास्टर फू किंगमिंग, हम बस भी कीजिए, हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं। तभी फू किंगमिंग अपने अटैक को रोक लेता है। वही ये देख लिन्यू सोच रही होती है कि आखिर मास्टर इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं, वो इन गधों को सबक क्यों नहीं सिखाते। फू किंगमिंग बोल रहा होता है कि अरे तुम तो डर के मारे फ्रीज हो गए, इसमें ना बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अगर आज डायरेक्टर जेंग ने मुझे नहीं रोका होता ना तो अब तक तो तुम मेरे हाथों से मारे चुके होते। शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हारी लाइफ को बख्श दिया। ये सुन लिन्यू सोच रही होती है कि ये गधा, इसके पास तो इतनी भी पावर्स नहीं है कि ये मेरे मास्टर की एनर्जी को सेंस कर सके और ये सोच रहा है कि ये मेरे मास्टर को खत्म कर सकता है। बस एक यही वजह है जिसके कारण मुझे ह्यूमन कल्टीवेटर्स गांडू लगते हैं। इन गधों के पास थोड़ी बहुत पावर क्या आ जाती है, ये सोचने लगते हैं कि अब इस दुनिया में इनसे ताकतवर कोई नहीं है और ये पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अगर आज इसकी वजह से मेरे मास्टर को खरोच तक आ जाती ना तो आज मैं इन दोनों को यहीं खत्म कर देती। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डायरेक्टर जेंग और मास्टर फू किंगमिंग तियांगलोंग होटल के बाहर अपनी कार लेकर आ गए होते हैं। डायरेक्टर जेंग कहता है, मास्टर फू हम पहुंच गए। मास्टर फू किंगमिंग को देखकर वांसू बोलती है, मास्टर फू फाइनली आप यहाँ आ गए। पिछली बार जब असिस्टेंट्स ने मुझ पर हमला किया था ना तब मैं बहुत ही लकी थी जो कि मैं उनसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से बचकर निकल पाई। और अभी आने वाले कुछ ही दिनों बाद मेरा कॉन्सर्ट होने वाला है और अब मुझे अकेले बाहर निकलने में डर लग रहा है, तो प्लीज अब से आप मेरा ख्याल रखना। और वो मनी मन सोच रही होती है कि लिफेन सचमुच एक कचरा था, वो ना मास्टर फू जो कि मार्शल आर्ट चैंपियन है उनके सामने कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन चूजों में ना सिर्फ एक ही ऐसा मास्टर है जिससे कि मास्टर फू से कंपेयर किया जा सकता है और वो है मिस्टर सिंगर मास्टर। उसके अलावा चूजों में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं जिससे कि मास्टर फू से कंपेयर किया जा सके।
मास्टर फू किमिंग कहता है ये तो मेरे लिए हुनर की बात है कि मैं आप जैसी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करूं। आप ना चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए ना आपको ना कोई हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो असिस्टेंट्स ना मेरे सामने बस चींटियों की तरह हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे डरा सके। अगर वो यहाँ आई ना तो मैं अपने पावर्स का यूज करके उन्हें चींटियों की तरह मसल दूंगा। डायरेक्टर जेंग बोलता है हाँ मास्टर फू ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन जब असिस्टेंट्स ने आप पर अटैक किया था ना, उस दिन तो लिफन लकी था जो कि उसके पास गन थी, जिससे कि वो उन चारों असिस्टेंट्स को अकेले ही मार पाया। अगर उसके पास गन नहीं होती ना तो वो पक्का से मारा जाता। यंग मिस मूडोंग, क्या आप मास्टर फू रेस्ट कर सकते हैं क्या? अब तो आपके पास मास्टर फू भी हैं, उनकी प्रोटेक्शन के अंदर अब आपके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने वाला। वांसु बोलती है डाइटर जेंग आप ना ठीक कह रहे हैं, अब तो रात भी हो गई है तो हम सबको चलकर अब रेस्ट करना चाहिए। मास्टर फू आपका रूम ना इस तरफ है, मेरे रूम के बिल्कुल साइड में ही, ताकि अगर असिस्टेंट्स यहाँ भी गए ना तो आप उसी वक्त रिएक्ट करके मुझे बचा सकते हैं। मास्टर फू किंगमिंग बोलता है कि अगर उन असिस्टेंट्स को पता चल जाए ना कि आपकी प्रोटेक्शन और कोई नहीं मार्शल आर्ट चैंपियन द ग्रेट मास्टर फू किंगमिंग कर रहा है, तो वो डर के मारे यहाँ आने की कभी हिम्मत तक नहीं करेंगे। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोटर के बाहर एक वैन को देखते हैं। वैन में से कुछ असिस्टेंट्स बाहर निकलते हैं। उनका लीडर बोल रहा होता है कि तुम लोग जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, हमें इस काम को जल्दी खत्म करना होगा। वो बाकी के दो असिस्टेंट्स बोलते हैं ठीक है बॉस। फिर हम देखते हैं वो लोग होटल के अंदर चोरी छुपे घुस रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम मास्टर फू किमिंग को देखते हैं जो कि कराटे लेते हुए सो रहा होता है और वो सपने में देख रहा होता है 500 की लड़ी, काले बाल लगे खड़ी, उसकी ऐस इतनी बड़ी मेरे सामने वो खड़ी। तभी उसके फोन पर वांसुओ की कॉल आती है जिसकी वजह से उसका सपना टूट जाता है और वो फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि अरे ये तो मिस वांसुओ की मिस कॉल थी, लगता है कि कुछ तो बुरा हुआ है, मुझे जल्दी ही चेक करने जाना चाहिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं असिस्टेंट वांसुओ के फोन को छीनते हुए कह रहा होता है कि ये फोन हमें दे दो और खबरदार अगर तुमने किसी को इस बारे में इन्फॉर्म करने की हिम्मत की। तभी लीडर बोलता है मूडोंग वांसुओ, अच्छा होगा अगर तुम शांत रहो, अगर तुमने जरा सी भी चालबाजी की ना तो तुम्हें मारने के लिए मुझे एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मास्टर फू आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम गांडू असिस्टेंट्स, जल्दी से उस लड़की को जाने दो, तुम गांडुओं ने मेरे प्रोटेक्शन के अंदर उस लड़की को किडनैप करने की हिम्मत की। मैं ना सिंगिंग सेट का एक सीनियर मेंबर हूँ, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते ना तो जल्दी से उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। लीडर बोलता है क्या चाइना वालों के पास और कोई ताकतवर मास्टर नहीं बचा क्या, जो कि उन्होंने तुम जैसे इतने कमजोर मास्टर को सीधा आइडोंग से मूडोंग वांसुओ की प्रोटेक्शन के लिए बुला लिया, और तुम किस तरह के मास्टर हो, तुम्हें तो पता भी नहीं चला कि तुम्हारे पास वाली रूम में मूडोंग वांसुओ को किडनैप किया जा रहा है, तो फिर तुम किस तरह से खुद को एक मास्टर कह सकते हो। लीडर की बात सुनकर फू किमिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी कीना जी को रिलीज करते हुए लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख लीडर कहता है तुम छोटे से कीड़े, लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। हम देखते हैं लीडर अपनी कीना जी का इस्तेमाल करता है और फू किमिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे फू किमिंग के मुंह में से खून निकलने लगता है। ये देख वांसु बहुत ही हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर मास्टर फू उस जैसे असिस्टेंट के एक ही अटैक में कैसे हार सकते हैं। फू किमिंग कहता है मैंने तुम्हें कम मार्क लिया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, अगर तुम में हिम्मत हो ना तो मेरे साथ दोबारा फाइट करो। ये सुन लीडर फू किमिंग के चेहरे पर अपनी लात रखता है और कहता है क्या दोबारा, अबे गांडू तू ना मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं है, तू ना बस मेरे जूतों के नीचे लगी हुई गन की ही खाने के लायक है। तभी दूसरा असिस्टेंट लीडर से कहता है लीडर अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और लीडर अब इस कचरे मास्टर को अपने साथ लेकर आइए, हम इसके बदले में कुछ अच्छी चीजों की मांग कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम लेपर्ड ग्रुप को देखते हैं जहाँ अंदर डायरेक्टर जेंग चिल्ला रहा होता है कि क्या तुमने कहा कि मिस वांसुओ मास्टर फू किमिंग किडनैप हो गए हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। फिर वो पानी के ग्लास को फेंकते हुए चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये फू किमिंग किस तरह का मास्टर है, वो गधा मेरे सामने बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उखाड़ा तो उससे कुछ भी नहीं गया। अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये बस बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते टाइप का मास्टर है तो मैं इसे मिस वांसुओ की प्रोटेक्शन के लिए कभी हायर नहीं करता। फिर वो अपने फोन में नंबर डायल करते हुए कह रहा होता है कि उस गांडू मास्टर को तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी मुझे पहले मिस वांसु को रेस्क्यू करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर मैं इसमें फेल हो गया ना तो मेरी स्लेपर ग्रुप में जो डायरेक्टर की पोजीशन है ना उस पर खतरा आ सकता है, मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। फिर वो सुरोंग को कॉल लगाता है, कॉल पर वो सुरोंग से कहता है सुरोंग एक बुरी खबर है। सुरोंग चिल्लाते हुए कहता है अबे चमनचूतिए तू ये क्या कह रहा है, क्या तूने नहीं कहा था कि फू किमिंग वांसु को अकेले ही प्रोटेक्ट कर सकता है, और अब तू कह रहा है कि मिस वांसु और फू किमिंग इन दोनों को ही किसी एक ही गैंग ने किडनैप कर लिया है। मिस वांसुओ को आखिरकार इतनी आसानी से कैसे किडनैप किया जा सकता है, आखिरकार तूने उसके लिए किस तरह की सिक्योरिटी रखी थी, तू और तेरा वो बेकार मास्टर। तुम दोनों की मांगी।
डायरेक्टर ज़ेंग कहता है, सुरोंग अभी हमें फिलहाल बहस करने की जरूरत नहीं, हमें साथ मिलकर पहले मिस वानसू को बचाने का तरीका ढूंढना चाहिए। सुरोंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने पहले मास्टर लीफेन को ये काम करने के लिए कहा था, लेकिन तूने मास्टर लीफेन को लात मारकर उन्हें इस काम से बाहर निकाल दिया। तो अब तू खुद ही मास्टर लीफेन से इस मामले के लिए हेल्प मांग। मैं तेरी इस मामले में कोई भी मदद नहीं करने वाला। अगर मास्टर लीफेन ने हेल्प करने से मना किया ना, तू तो गया बेटे। फिर सुरोंग इतना कहकर कॉल को काट देता है। वहीं डायरेक्टर ज़ेंग कह रहा होता है कि कमीने सुरोंग, तुम्हारी ये हिम्मत की, तुमने मुझसे इस तरह से बात की। और वो सोच रहा होता है कि छोड़ो, इस फूकीमिन को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब मुझे मास्टर लीफेन से कांटेक्ट करना चाहिए। तो अगर मास्टर ली मिस वानसू को प्रोटेक्ट करने में फेल भी हो जाएगा तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरोंग की होगी, क्योंकि उसी ने उस मास्टर ली को रिकमेंड किया था। और इससे मेरी डायरेक्टर की पोजीशन पर भी कोई भी खतरा नहीं आएगा। इतना सोच वो लीफेन को कॉल करता है। वो कॉल पे लीफेन से कहता है, मिस्टर ली, मैं लेपर्ड ग्रुप से डायरेक्टर ज़ेंग बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने में ही कॉल कट जाती है। फिर डायरेक्टर ज़ेंग लीफेन को फिर से कॉल लगाता है और फोन में से आवाज आती है कि जीने की ख्वाहिश ना मरने का ख्वाब। The number you are calling is currently switched off. ये सुन डायरेक्टर ज़ेंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कह रहा होता है कि कमीने तू मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर हमें आधी रात का सीन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं डायरेक्टर ज़ेंग अपनी कार लेकर लीफेन की विला के बाहर आ गया होता है। फिर वो दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है कि मिस्टर ली, मैं डायरेक्टर ज़ेंग, प्लीज गेट को खोलिए। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब कोई गेट खोलने नहीं आता तो डायरेक्टर ज़ेंग खुद ही गेट को खोल देता है। अरे ये गेट तो पहले से ही खुला था। तभी ली ने अपनी टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके अचानक से डायरेक्टर ज़ेंग के सामने आ जाती है और उसे खाने के लिए झपट्टा मारती है। लिनियो को देख डायरेक्टर ज़ेंग वहाँ से भागने के लिए रिएक्ट करता है, लेकिन तब तक लिनी उसको पैर को इंजर्ड कर देती है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो बचा कर भागते हुए कार के अंदर चला जाता है। तभी गेट पे लीफेन आके बोलता है, डायरेक्टर ज़ेंग, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं मिस वानसू को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हूँ? तो फिर अब आप मुझसे यहाँ हेल्प मांगने के लिए क्यों आए हैं? डायरेक्टर ज़ेंग चिल्लाते हुए कहता है, लीफेन तुम याद रखना कि मैं तुमसे यहाँ हेल्प मांगने के लिए आया था, लेकिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की। तो अगर मिस वानसू मर भी गई ना तो उनकी मौत की वजह तुम होगे। तुम्हें पक्का से इस चीज का रिग्रेट होगा। इतना कहकर वो वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। तभी वहीं लीफेन के फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। लीफेन कॉल को पिक करता है। सामने से सुरोंग कॉल पर कह रहा होता है कि मास्टर ली, अब मैं आपको इस बारे में कैसे बताऊं? मुझे तो अब आपसे इस बारे में कहने में भी शर्म आ रही है। ये मामला ना मिस मूडोंग वानसू की पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि उतने में लीफेन बोलता है, उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं उसकी मदद करूँ? वो जिए या फिर मरे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इस मामले में किसी भी तरह की मदद नहीं करने वाला। और अगर तुम फिर भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो इस बारे में सपने दिखना बंद करो। मैं अब किसी की भी मदद नहीं करने वाला और अब मुझसे कभी भी कांटेक्ट करने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर लीफेन कॉल को काट देता है। फिर थोड़ी देर बाद लीफेन के फोन पर तियानजिंग का कॉल आता है। तियानजिंग कॉल पर कह रहा होता है कि मास्टर ली अपना वानसू के बारे में गलत सोच रहे हैं। तभी लीफेन कहता है, तुम्हें ना मुझे उसकी सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं। इतना कहकर वो कॉल को काट देता है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि तुम मोटल्स, तुम लोगों ने दरअसल मुझे गैर समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, ये तो कोई सड़क चाप मास्टर है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। अब देख तू बेटा, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं ना अब उस पागल लड़की की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लीफेन सुजो नॉर्थ माउंटेन की पीक पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जब मैं इस माउंटेन की इविल एनर्जी को सोर्स को क्लियर कर रहा था ना, तब मुझे इस माउंटेन के अंदर छुपी हुई एक प्राचीन ड्रैगन ग्रेट फॉर्मेशन के बारे में पता चला। हालांकि ये ड्रैगन ग्रेट फॉर्मेशन अधूरी है, लेकिन ये फिर भी एक प्राचीन ग्रेट ड्रैगन फॉर्मेशन है। ये ना मेरी स्पिरिट गैदरिंग ग्रेट फॉर्मेशन से कई ज्यादा बड़ी है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा लकी हूँ जो कि मुझे ये प्राचीन फॉर्मेशन मिल गई। अगर मैं मेरी स्पिरिट गैदरिंग गेट फॉर्मेशन और ये प्राचीन ड्रैगन गेट फॉर्मेशन इन दोनों को ही एक साथ मिला दूं और इससे मेरी कल्टीवेट करने की स्पीड भी 1000 गुना बढ़ जाएगी। फिर मैं जल्दी इस जगह को छोड़कर अपने इमोर्टल वर्ल्ड वापस जा पाऊंगा। फिर हम अगले सीन में एक कार को देखते हैं जो कि माउंटेन के ऊपर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि कार में से सुलियन और तियानजिंग बाहर निकलते हैं। सुलियन कह रही होती है कि ग्रैंडपा, लगता है कि टीचर यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए आए हैं। फिर हम देखते हैं तियानजिंग लीफेन से कह रहा होता है कि मिस्टर ली, हमसे अनजाने में जो गलतियां हुई है ना, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, हमें एक मौका और दे दीजिए जिससे कि हम आपको समझा पाए कि ये सब ना लेपर्ड ग्रुप का करा धरा है। आपको ना अभी पूरी सच्चाई पता नहीं है। मुझे पता है कि आपका दिल बहुत ही ज्यादा काइंड है, तो आपका दिल आपसे जरूर कह रहा होगा कि आप मूडोंग वानसू को बचा लें। वहीं सुलियन भी कह रही होती है कि टीचर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सब ना लेपर्ड ग्रुप का करा धरा था। वानसू ना इनोसेंट है। अगर आपने उसकी मदद नहीं की ना तो मुझे डर है कि वो अपनी लाइफ को खो देगी। लीफेन बोलता है, मुझे पहले से पता था कि तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ जल्दी ही आ जाओगे, लेकिन मैंने ना अपना मन बना लिया है कि मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। उस पागल को ना मुझ पर भरोसा नहीं था, तो अब अच्छा ही हुआ कि उन असिस्टेंट्स ने उस पागल लड़की को किडनैप कर लिया। वो ना ये डिजर्व करती थी। तुम लोगों ने मेरा जवाब सुन लिया ना, तो अब यहाँ से चले जाओ।
तियानजिन सोच रहा होता है कि हम इसके लिए मिस्टर ली को ब्लेम नहीं कर सकते, वो ना वानसुई थी जिसने कि मास्टर ली फेन को छोड़कर फू किमिंग को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। ये सचमुच उसी की गलती थी। और वो चूजो डिवाइन स्टोन को दिखाते हुए कहता है, वैसे तो मैंने आपको ये डिवाइन स्टोन मूडोंग वानसू को प्रोटेक्ट करने के बदले में देने का वादा किया था, लेकिन इस बीच हमसे कुछ गलतियां हुई। उन गलतियों की माफी के लिए मैं ये डिवाइन स्टोन आपको अभी एडवांस में दे रहा हूँ, प्लीज आप इसे ले लीजिए। लिफन स्टोन को लेते हुए सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तियानजिन के पास एक और चूजा डिवाइन स्टोन होगा। ये वाला स्टोन ना मैजिक टाइप का है। आखिरकार स्टोन के अंदर कौन सी मैजिक पावर होगी, इसे जानने के लिए मुझे स्टोन को एक्टिव करना पड़ेगा। फिर वो स्टोन को हाथ में लेकर कहता है, अगर अब जब तियानजिन तुम मुझे स्टोन देकर अपनी काइंडनेस दिखा रहे हो तो फिर इस बार मैं उसकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। तियानजिन कहता है, मिस्टर ली अभी भी हमारे पास थोड़ा समय बचा हुआ है, हमें जल्दी ही निकलना चाहिए। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।